जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाई एस पी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे हिस्ट्री के इस सेशन में हमने अभी तक प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा। अब हम ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जहाँ भी आपको समझ ना आए कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा। तो ऐतिहासिक काल क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत मिले और इसे पढ़ा भी जा सका, ठीक है, उसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। लिखित मिला और पढ़ा भी जा सका तो उसको हम कहाँ रखेंगे? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। साधारण भाषा में समझे, उसमें क्या होता था प्राग ऐतिहासिक काल में कि उसमें लिखित स्रोत मिले ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जिसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले और उनको पढ़ा भी जा सका। लिखित स्रोत मिले हैं और पढ़ा भी जा सका है, तो उनको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ऐतिहासिक काल को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे: पुरातात्विक, विदेशी और साहित्य। पुरातात्विक में हम सिक्के को और अभिलेख को रखेंगे। और जो साहित्यिक में है, मतलब साहित्य जो है, उसमें धार्मिक और गैर धार्मिक। अब धार्मिक में हम लोग ब्राह्मण को रखेंगे और गैर ब्राह्मण को रखेंगे। अब ब्राह्मण में हम वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य को रखेंगे। और गैर ब्राह्मण में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को रखेंगे। तो जो ऐतिहासिक काल था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रा और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत यानी पुराने जो चीज़ें मिली, तो उनमें सिक्का मिला और अभिलेख मिला। तो सिक्का और अभिलेख, इनको 2 भागों में बांट देंगे। और विदेशी यात्रा, तो कई सारे विदेशी यात्री आए जिन्होंने भारत की यात्राएं की और उन पे किताब लिखा। और फिर साहित्यिक है। साहित्यिक स्रोत में हम धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत। अब जो धार्मिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत को हम ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बांटेंगे। अब ब्राह्मण में हम वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इनको रखेंगे। और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध, इन दोनों धर्मों को। इसके बाद हम सिक्का यानी कोइंस के बारे में पढ़ेंगे। सिक्का, सिक्का क्या मतलब? सिक्का, तो सिक्का का जो अध्ययन है वो न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्का का जब अध्ययन किया जाता तो वो जो अध्ययन की प्रक्रिया होती है उसको न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। अब टेराकोटा का सिक्का मिला जो कि मिट्टी का बना था और ये सिंधु सभ्यता में मिला। इतना पुराना सिक्का है, सोचिए। मौर्य काल, मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। जो मौर्य काल का समय था उनके समय सिक्के में आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती है, केवल चित्र बने होते हैं। जो आहत सिक्के होते हैं उनमें लिखावट नहीं होती, केवल चित्र बने होते हैं। यह पहला धातु का सिक्का था। और आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का ही पहला धातु का सिक्का था।
अब पर्ण चांदी के सिक्के, पर्ण जो है वो चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में मिले। पर्ण एक प्रकार का सिक्का था जो कैसा, किस धातु का था, चांदी का था, और ये मौर्य काल में मिला। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में मिला। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का मिला। फिर है पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार सोने का सिक्का किन शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया, तो वो यूनानी शासकों के द्वारा। फिर है शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। अब सोने में भी कई शुद्ध सोना, अशुद्ध सोना, मिश्रित सोना, तो जो एकदम शुद्ध सोने का सिक्का था वो कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। फिर है सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पर, और अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त का, मतलब जो सर्वाधिक सोने का अशुद्ध सिक्का जो था, जब वो प्रचलित हुआ सिक्का गुप्त काल में, तो गुप्त काल में उस समय जो शासन था या शासन व्यवस्था में जो शासक बैठा था वो स्कंदगुप्त था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। जो चांदी का सिक्का है वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। फिर है मयूर शैली का सिक्का। तो मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। जो मयूर शैली का सिक्का था, मयूर शैली का जो सिक्का था वो गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय में प्रयोग में लाएगा, और इस सिक्के का जो प्रचलन था गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ, और हम आम बोलचाल की भाषा में कौड़ी शब्द सुने ही सुने होंगे। फिर चमड़े का सिक्का है। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। जब हुमायूं जो है शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी से जब हुमायूं की लड़ाई हुई थी, तो हुमायूं जब हार गया था तो वो भगा, और उस समय जो है गंगा अपने विकराल रूप में थी। अब उसको पता था नहीं, अब वो अपना घोड़ा ले गया, गंगा में कुदा दिया। अब वो डूबने लगा, तो शिहाबुद्दीन नामक एक जुलाहा जो था हुमायूं को बचाया। तो हुमायूं ने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। और जब शिहाबुद्दीन को हुमायूं ने एक दिन के लिए राजा बनाया, तो उसने क्या किया, चमड़े का सिक्का चला दिया, और इसीलिए वह इतिहास में प्रसिद्ध हो गया उसका नाम। फिर रुपया है। तो जो रुपया है, रुपये का जो प्रयोग है शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। रुपये का प्रारंभ या प्रयोग और दाम का प्रारंभ या प्रयोग शेरशाह सूरी ने ही किया। और सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया। जब सोने की असरफी प्रचलन में आई तो उसका भी प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। अब हम सिक्का के बारे में बात किए, अब हम अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानेंगे कि अभिलेख होता क्या है। तो पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। मान लीजिए कोई पत्थर है, उस पत्थर पे हम छीनी हथौड़ी या किसी वस्तु के सहारे उस पर खोद कर जब लिखेंगे तो
वही जो लिखा जाता है उसी को अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहा जाता है। अगर छोटे शिलाओं या छोटे पत्थरों पे लिख रहे हैं तो उसको शिलालेख कहेंगे। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर लिख रहे हैं तो उसको स्तंभ लेख कहेंगे। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो उसको एपिग्राफी कहते हैं। अब जो हमको प्रमुख प्रमुख अभिलेख मिले हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। तो विश्व के अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ है, विश्व में जो ये अभिलेख लिखने की परंपरा या जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ, क्वेश्चन ये उठेगा। तो इसका जो प्रारंभ है वो ईरान के शासक डेरियस ने किया था। अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया और पहला अभिलेख बोगस गोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। विश्व का जो पहला अभिलेख है वो बोगस गोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। तुर्की के आसपास के क्षेत्र को ही एशिया माइनर कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कौन से अभिलेख मिले। तो हाथी गुफा अभिलेख, ये जो हाथी गुफा अभिलेख है वो उड़ीसा में मिला। इसे कलिंगराज खारवेल ने लिखा। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में मिला और इसे कलिंगराज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था और जो नंदराज था वो गंग वंश का था। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो बेसिकली उड़ीसा में मिला और कलिंगराज खारवेल ने इसे लिखवाया था और इसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। युद्ध के समय कलिंग का राजा जो था वो नंदराज था। नंबर 2 हमारा है ऐहोर अभिलेख। तो ऐहोर अभिलेख हमको राजस्थान से मिलता है। अब क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में कि ऐहोर अभिलेख कहाँ मिला, तो राजस्थान में मिला। या फिर पूछ सकता है कि ऐहोर अभिलेख किसने लिखवाया। तो जो ऐहोर अभिलेख है राजस्थान में मिला, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। ऐहोर अभिलेख जो है उसमें पुलकेशिन द्वितीय जब हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है साम्राज्य विस्तार के लिए, तो जो पुलकेशिन द्वितीय रहता है वो हर्षवर्धन को पराजित कर देता है और वही जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की उसी की चर्चा ऐहोर अभिलेख में लिखवाई। उसके बाद नंबर 3 हमारा आता है कि जूनागढ़ का अभिलेख। तो बेसिकली जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है और जब देसी रियासतों का विलय हो रहा था तब जूनागढ़ बहुत चर्चा में आया था, क्योंकि उस समय जो जूनागढ़ का शासक था वो मुस्लिम था और वहाँ की जनता हिंदू थी। तो जो जूनागढ़ का शासक था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तब सरदार पटेल ने वहाँ जनमत संग्रह करवाया था। तो उस जनमत संग्रह में जो वहाँ की जनता थी उन्होंने भारत में मिलना या रहना चाहा, तो इसलिए जूनागढ़ को भारत में मिला दिया गया इस प्रकार से। अब जो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है उसमें रुद्र दामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें रुद्र दामन ने सुदर्शन झील के बारे में चर्चा की है
और जो सुदर्शन झील है उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उसके बाद हमारा नंबर 4 है प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की। जो प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है या प्रयागराज में है उसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय की चर्चा की है। फिर उसके बाद नंबर 5 है हमारा भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी में है। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की। जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हूणों पे आक्रमण की चर्चा की है। फिर है हमारा नंबर 6 विहार अभिलेख। तो विहार अभिलेख बिहार शरीफ में है और स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। जब स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करा होगा तो उसी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा उसने अपने विहार अभिलेख में की है। फिर नंबर 7 है देवपाड़ा अभिलेख। तो देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बांग्लादेश में पड़ता है वर्तमान में। पहले तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, लेकिन अब 1971 में बना बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान था तो उसको बांग्लादेश बनाया गया। यह जो है पहले भारत में था लेकिन अब बांग्लादेश में पड़ता है देवपाड़ा अभिलेख। यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ये जो देवपाड़ा अभिलेख है वो सेन वंश के शासक विजय सेन का है। फिर नंबर 8 है हमारा ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। ये जो है प्रतिहार शासक भोज का है। जो ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है वो प्रतिहार शासक भोज का है। नंबर 9 है मंदसौर अभिलेख एमपी, यानी मध्य प्रदेश में ही एक मंदसौर अभिलेख है। तो मालवा शासक यशोवर्मन का है। ये जो मंदसौर अभिलेख है वो मालवा शासक यशोवर्मन का है। अब हम देखेंगे कि स्तंभ लेख क्या है। तो स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। बेसिकली स्तंभ लेख स्तंभ मतलब ऐसे पत्थरों पर लिखे जाते हैं जो ऊंचे होते हैं और स्तंभ टाइप के होते हैं। अब इसमें जो हम नंबर 1 है जिसके बारे में देखेंगे वो है मेहरौली अभिलेख, मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली। जो मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली है, दिल्ली में है ये मेहरौली स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा। ये जो मेहरौली स्तंभ लेख है ये लोहे से बना है और इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। इसकी जो रासायनिक गुण है या जो रसायन शास्त्र रहा होगा उस समय का इतना सुदृढ़ था, इतना आगे थे वो लोग, इतना पुराना स्तंभ है। सोचिए उसमें लोहे का और उसमें जंग आज तक नहीं लगा। फिर नंबर 2 है मथुरा स्तंभ लेख। तो मथुरा स्तंभ लेख मथुरा स्तंभ लेख बेसिकली यूपी में पड़ेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का है। ये जो मथुरा अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। फिर है एरड़ अभिलेख। तो जो एरड़ अभिलेख है वो मध्य प्रदेश में है और भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा, एरड़ अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा है और भानुगुप्त का है।
क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि एरड़ अभिलेख में किसकी चर्चा है या एरड़ अभिलेख किसका है, तो एरड़ अभिलेख भानुगुप्त का है और इसमें सती प्रथा के बारे में चर्चा है। उसके बाद है बौद्ध स्तंभ लेख। ये जो बौद्ध स्तंभ लेख है ये वासुदेव का है और शुंग वंश की चर्चा इसमें है। बौद्ध जो स्तंभ लेख है ये वासुदेव का शुंग वंश की चर्चा है। फिर नंबर 5 है हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख जो कि भागभद्र ने भगवत धर्म की जानकारी दी है। इसमें जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है, अभिलेख नहीं, स्तंभ लेख जो है उसमें भागभद्र ने भगवत धर्म के बारे में चर्चा की है। तो ये जो हमारा पूरा हिस्ट्री का सेशन चला आ रहा है ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आप इसको पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।